हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस में। मैं विष्णु कुमार सिंगल आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th सोशल स्टडीज के रिगार्डिंग एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसमें हम आपके बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग हर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डेली बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं। आप उन क्वेश्चन आंसर्स को बड़े इंपॉर्टेंट वे में समझो, उनको लिख लिख के याद करना शुरू करो और तैयार करना शुरू कर दो। एग्जाम में ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज आएंगे बेटा। बिल्कुल, ये हर चैप्टर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम में एज इट इज आने वाले हैं और आपको इन क्वेश्चन आंसर्स को तैयार करना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि लिख लिख कर याद करो बेटा, इन क्वेश्चंस को लिखो, आंसर लिखो और लिख लिख कर इनके आंसर्स को याद करने का प्रयास करो। मैं बहुत जोर देता हूं इस बात पे, तो लिखने के दो कारण है। एक तो लिख लिख कर याद करते हैं, ज्यादा याद अच्छे से होता है, जो हमें राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है। चलिए, मैं आपको हिस्ट्री के जो दो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट आपको बता चुका हूं। आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, ये टोटल 3 मार्क्स का चैप्टर है। राजस्थान बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 3 आएगा आपका हिस्ट्री का, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमको ये बताया गया है कि ये पूरा चैप्टर आपका मैक्सिमम 3 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से 2 तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं 2 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आना है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो मतलब पूरा का पूरा खेल जो हमारा है ना, वो 3 नंबर के लिए बहुत बड़ा चैप्टर है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए उन्हीं छोटे क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। क्या दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। क्या पूछा है, 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, छोटे छोटे आंसर होंगे इनके। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, देखो आप सबने पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में, स्पेशली हम क्या पढ़े थे, मूवमेंट, गुड्स का, कैपिटल का, लेबर का, 3 तरह के फ्लोज हमने पढ़े थे। जब किसी भी रीजन से एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ, मतलब एक पर्सन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है, कोई भी कैपिटल जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या गुड्स का जब एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ड्यू टू एनी रीजन, और भी सिंपल वे में बात करें, जब किसी भी 2 कंट्रीज की इकोनॉमीज आपस में मिंगलअप होने लगती है या इनका फ्लो होने लगता है, तो वही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। जब एक कनेक्टिविटी आने लगे किन्हीं भी 2 कंट्रीज के बीच में ड्यू टू एनी रीजन, तो वही क्या कहलाता है बेटा, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो वही बात लिखी है, बड़ा सिंपल सा है कि मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशंस। अक्रॉस द नेशंस मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब ये मूवमेंट होने लगे, हैज बीन टर्म्ड एज ग्लोबलाइजेशन, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। बहुत बढ़िया, सिंपल सा है, हो गया, क्लियर, याद हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वर सिल्क रूट। सिल्क रूट्स क्या थे, याद रखो, जब क्या था कि पुराने समय में जब पूरा का पूरा वर्ल्ड, चाहे सी रूट हो चाहे लैंड रूट हो, जब कई सारी कंट्रीज, जैसे हम बात करें इधर अमेरिका हो जाएगा, नीचे साउथ अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, इधर ये यूरोप हो जाएगा आपका, या नीचे एशिया हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, नीचे एशिया हो जाएगा, इधर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब ये जहां पर जो अलग अलग कंट्रीज थी ना, ये चाहे सी रूट्स के थ्रू कनेक्टेड हो चाहे लैंड रूट्स के थ्रू कनेक्टेड हो, ये ना कनेक्टेड है आपस में ना एशिया, चाहे लैंड रूट्स के थ्रू कनेक्टेड हो, जो कनेक्टिविटी बनाने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कनेक्टिविटी बनाने के लिए उस समय बहुत सारे रूट्स डेवलप किए गए थे, और वो सारे के सारे रूट्स क्या कहलाते हैं, सिल्क रूट्स कहलाते हैं। ये रूट्स स्पेशली जो क्रिश्चियन एरा है उसके पहले थे और 15th सेंचुरी तक तो ये कंटिन्यूसली थे ही सही। आज भी इनमें से बहुत सारे रूट कंटिन्यू है, आज भी जो उस समय सिल्क रूट्स के नाम से जिनको जाना जाता था, उनमें से कई सारे रूट्स आज भी अवेलेबल है और आज भी लोग उनके ऊपर ट्रेवल करते हैं। तो वही बात लिखी है, ध्यान देना, क्या लिखा है बेटा, सिंपल सी मीनिंग आपको दी गई है। क्या लिखा है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि दीज वर द रूट्स विच निटेड together vast regions of Asia and linked Asia with Europe and North and Northern Africa। मतलब कि एशिया को जोड़ने वाले और एशिया को
यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका से जोड़ने वाले जितने भी रूट्स थे वो सब क्या कहलाते हैं? सिल्क रूट्स कहलाते हैं. दीज रूट्स आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइवेंड ऑलमोस्ट टिल 15th सेंचुरी. क्रिश्चियन एरा के पहले ये डेवलप हो गए थे और ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी तक ये अवेलेबल थे. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन हो गया. थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्या दिया है? डिफाइन राइंडरपेस्ट. राइंडरपेस्ट क्या है? कैटल डिजीज है जो कि इन्फेक्शन की तरह फैलती है, या और सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्या है? एनिमल्स का कोरोना. क्या होता है राइंडरपेस्ट? एनिमल्स, कोरोना अमंग एनिमल्स. जैसे हमारे अंदर हुआ था ना, आदमियों के अंदर कोरोना हुआ था, एक दूसरे के संपर्क में आते ही फैल जाता है, स्प्रेड होता है, इन्फेक्शियस डिजीज. वैसे ही एनिमल्स के अंदर इसी तरह का एक इन्फेक्शियस डिजीज जो फैली उसका नाम क्या था? राइंडरपेस्ट. कैटल्स के अंदर है ना. Rinderpest also referred as the cattle plague. It is a serious contagious उसी को कहते हैं जो छूने से भी फैलने लगे, disease of cattle. It is caused by a virus which is related to that human measles, canine, distemper, etc. Clear? राइंडरपेस्ट का मतलब समझ में आ गया. छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे आंसर होंगे. एक ही मार्क का क्वेश्चन आना है इसमें से, बाकी एमसीक्यूज आने हैं 2. ठीक है, एमसीक्यूज की सीरीज अलग से चला देंगे पूरी. आगे बढ़ते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्री मॉडर्न वर्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th सेंचुरी. वाई? 16th सेंचुरी आते आते लगने लगा कि सब प्री मॉडर्न वर्ड सिकुड़ता चला गया. सिकुड़ा नहीं है, समय कम लग रहा था. क्यों लग रहा था समय कम? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए जो ट्रेवलिंग टाइम था वो कम हो गया था. क्यों कम हो गया था? क्योंकि बहुत सारे रूट्स, शॉर्ट एंड रूट्स डेवलप हो गए थे. जो सेलर्स थे उन्होंने कई सारे ओशन के अंदर सी रूट्स डेवलप कर लिए थे, ढूंढ लिए थे, फाइंड आउट कर लिए थे, जिनकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में ईज होने लगी थी. Because European sailors found a sea route to Asia and successfully crossed the Western Ocean to America. एक रीजन श्रैंक होने का. एक रीजन है द पुर्तगीज एंड स्पेनिश कंक्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज डिसिसिवली अंडरवे बाय द मिड 16th सेंचुरी. यूरोपियंस ने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना लिया. ये भी एक रीजन देखने को मिलता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड हमको देखने को मिलता है श्रैंक होता हुआ चला गया. क्लियर? 4 क्वेश्चन हो गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्या है आपका? हु डिस्कवर्ड अमेरिका? किसने ढूंढा अमेरिका? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो फटाफट से. हु डिस्कवर्ड अमेरिका? वेरी गुड. कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिका. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन निकाले बेटा मैंने आपके लिए यहां से, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज आएंगे और एक नंबर अपन को पक्का करवा के चले जाएंगे. तो हु डिस्कवर्ड अमेरिका? क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिका. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम some of the important food items which traveled from far away places to India. कुछ ऐसे हमसे फूड आइटम्स के नाम पूछें जो कि इंडिया का ओरिजिन नहीं है, जो कि इंडिया में किसी दूसरी जगह से आए हैं. पोटैटो, सोयाबीन, टोमेटो, ग्राउंडनट, चिलीज. ठीक है, ये सब क्या है? इंडिया के ओरिजिन के क्या? नहीं, ये सब अमेरिकन फूड है, जो कि जब वेस्टर्न यूरोपियंस ने जब अमेरिका के ऊपर अपना कब्जा किया, वो फूड अमेरिका से यूरोप ट्रेवल हुआ, और यूरोप से फिर जब इंडिया में आए यूरोपियंस, तब इंडिया में वो ट्रेवल हुआ. पोटैटो, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो एटसेट्रा, चिलीज, है ना. कई सारे ऐसे एग्जांपल देखने को मिलते हैं जो कि आज इंडिया का मेन फूड है, लेकिन ये स्पेशली इंडियन फूड नहीं है. दीज फूड्स वर ट्रेवल्ड फ्रॉम सम अदर प्लेसेस टू इंडिया. क्लियर? 6 क्वेश्चन हो गया आपका. आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? व्हाट वाज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कंक्वेरर टू कॉलोनाइज अमेरिका? अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए क्या एक इंपॉर्टेंट वेपन यूज लिया था स्पेनिश कंक्वेरर्स ने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए? याद है ना? जर्म. कौन सी? स्मॉल पॉक्स. द जर्म सच एज द ऑफ स्मॉल पॉक्स, है ना. स्मॉल पॉक्स नाम की डिजीज को उन्होंने अपना मेन वेपन बनाया था. क्लियर? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्या है आपका? व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ जर्म ऑन द अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स? उस स्मॉल पॉक्स का
अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आया? देखो हमको पता है कि अमेरिका बहुत लंबे समय तक कट ऑफ द वर्ल्ड था, दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ था, तो वहां के जो इनहेबिटेंट्स थे उनके पास इतनी इम्यूनिटी पावर नहीं थी कि उस जर्म के साथ क्या कर सके, वो फाइट कर सके उनकी बॉडी, ना उनके पास उनका कोई एंटीडोट था, और इसी वजह से वो लोग उस जर्म के साथ सरवाइव नहीं कर पाए और वो जर्म उनको पूरी कम्युनिटी को ही क्या कर दिया गया, मिटाता हुआ चला गया। वही बात लिखी है कि अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज सो इट किल्ड एंड डिसेमिटेड होल कम्युनिटीज। तो इस जर्म ने अमेरिकन इनहेबिटेंट्स को किल करना शुरू कर दिया और पूरी की पूरी कम्युनिटी खत्म होती हुई चली जाती है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच टू कंट्रीज वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट अंटिल 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक वर्ल्ड की कौन सी दो कंट्रीज थी जो कि वर्ल्ड की सबसे रिच कंट्रीज में काउंट की जाती थी? कौन कौन सी थी भैया, याद करो, इंडिया और चाइना, दो ही कंट्रीज थी, जो कि उसके बाद फिर यूरोप का, लंदन का नंबर आ जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 18th सेंचुरी तक वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी थी? इंडिया एंड चाइना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 10, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट चेंज्ड द वर्ल्ड प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी में दुनिया को पूरी तरह से चेंज किसने कर दिया? क्या ऐसी चीजें हुई जिनकी वजह से पूरी दुनिया एकदम से बदल गई? 19th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ? तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये 1 2 3 4 5, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, पांच ही तो चीजें हैं, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल। ये 5 फैक्टर्स थे। फैक्टर्स interacted in complex ways to transform societies and reshaped external relations। तो 19th सेंचुरी आते आते क्या हुआ कि जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, उससे ट्रेड बढ़ा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, उससे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, कल्चरल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, पॉलिटिक्स के अंदर वो ट्रीटी ऑफ वियना वगैरह, मतलब कई सारे ना, कई नए नए अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो रहे थे, कहीं पे डेमोक्रेसी आ रही थी, तो कई तरह के चेंजेस आए और इसकी वजह से सोसाइटी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होती चली गई और एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस थे उनमें भी कई तरह के बदलाव देखने को मिले। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 फैक्टर्स which have responsible for price rise of food grains in Britain in the late 18th century। क्या 2 कारण थे? याद करो। सबसे पहला तो क्या था? कॉर्न लॉ लगा दिया था ना, है ना, कि इंपोर्ट करना बंद कर दिया था दूसरे देशों से, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो पहला रीजन हो गया, और दूसरा रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। कौन कौन से 2 रीजन थे? पहला इंक्रीज इन पॉपुलेशन और दूसरा रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। ये रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स जो लगाया गया था, इसी को क्या कहते हैं आप? कॉर्न लॉ। क्या कहते हो इसी को? कॉर्न लॉ कहा जाता है। क्लियर? ये 2 मेन रीजन थे। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वर कॉर्न लॉ? Why these laws were abolished? कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ ये था कि ब्रिटेन के अंदर किसी दूसरी कंट्री से आप क्या नहीं कर सकते? गुड्स को, मतलब फूड ग्रेन को इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये कॉर्न लॉ था। क्यों अबॉलिश किया गया? क्योंकि इस लॉ के लगने की वजह से ब्रिटेन के अंदर फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रेशर में आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस लॉ को अबॉलिश करना पड़ा था। क्लियर? तो वही था कि द लॉ अलाउइंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न वर पॉपुलरली नोन एज द कॉर्न लॉ। कॉर्न ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने के ऊपर रोक लगाने की जो पावर, जो लॉ देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वही कॉर्न लॉ कहलाता है। अनहैप्पी विद हाई फूड प्राइसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड अर्बन ड्वेलर्स फोर्स्ड द अबॉलिशन ऑफ द कॉर्न लॉज, और इसके अबॉलिशन के ऊपर बहुत कहा गया कि भैया इसको अबॉलिश किया जाए। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि नेम द कंट्रीज विच वर एक्सपोर्टिंग फूड ग्रेन्स टू ब्रिटेन। मतलब तो याद करो उस सिनेरियो कि ब्रिटेन के अंदर जो जब कॉर्न लॉ को अबॉलिश कर दिया गया तो कहां कहां से ग्रेन आ रहे थे? रशिया, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहीं से तो आ रहा था ना। तो उनमें से 2 नाम आ गए आपके पास, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसमें कनाडा भी आप लिख सकते हो।
ये मेन कंट्रीज थी जहां से अमेरिका, जहां से यूरोप के अंदर क्या किया जा रहा था, ब्रिटेन के अंदर स्पेशली फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ब्रिटेन इंपोर्ट कर रहा था तो ये कंट्रीज क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर इन वेस्ट पंजाब। क्या किया था, वेस्ट पंजाब में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कैनाल सिस्टम डेवलप किया था। एक तो कैनाल्स बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी, कैनाल्स बनाई, अ नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल वाज बिल्ट। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या किया, पंजाब के अंदर एक नेटवर्क ऑफ कैनाल डेवलप किया। दूसरा क्या किया उन्होंने, द कैनाल कॉलोनीज वर सेटल्ड बाय पीजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब। और इन कैनाल कॉलोनीज के अंदर जो पंजाब के दूसरे पार्ट से जो पीजेंट्स थे ना, उनको लाकर यहां पर सेटल किया गया। पहली बात तो यहां पर कैनाल्स बनाई गई और इन कैनाल्स को यूज करने के लिए, खेती करने के लिए लोगों को भी दूसरे देशों से लाकर यहां पर, दूसरे पंजाब के अदर पार्ट से लाकर यहां पर सेटल किया गया। दो मेन इंपॉर्टेंट काम किए गए थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट एट द फैक्टर्स विच ट्रांसफॉर्म्ड 19th सेंचुरी वर्ल्ड। 19th सेंचुरी वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने वाले दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से थे, एक तो रेलवेज, स्टीमशिप एंड टेलीग्राफ। दो पूछे हमने, तीन बता दिए यहां पर, दो नहीं पूछे, आपसे फैक्टरी से पूछे। तीन फैक्टर है, तो रेलवे का एक्सपांशन, स्टीम शिप्स का इन्वेंशन और टेलीग्राफ का इन्वेंशन। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिनकी वजह से 19th सेंचुरी वर्ल्ड क्या होने लगा था, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगा था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है आपका कि व्हाट वर द कैनाल कॉलोनीज, व्हाई एंड वेयर दे वर सेटअप। कैनाल कॉलोनीज क्या थी, पहली बात तो वाई एंड वेयर देवर सेटअप। वेयर देवर सेटअप का मतलब तो हो गया पंजाब में, वेस्टर्न पंजाब में सेटअप किया गया था इनको। क्यों सेटअप किया गया था, वाई क्यों सेटअप किया गया था इनको, ताकि वहां पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, वहां पर फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जा सके। और क्या होती है, द सेमी वेस्ट एरियाज ऑफ पंजाब। सेमी वेस्ट एरियाज मतलब जहां पर प्रोडक्शन हो सकता है लेकिन इरिगेशन की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे एरियाज में पंजाब के आफ्टर बीइंग इरिगेटेड बाय न्यू कैनाल्स बिगिन टू बी कॉल्ड कैनाल कॉलोनीज। और यहां पर अब कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन करके इनके अंदर प्रोडक्शन पॉसिबल है, तो उसी को कैनाल कॉलोनीज कहा गया। दे वर क्रिएटेड टू ग्रो व्हीट एंड कॉटन फॉर एक्सपोर्ट। क्यों बनाई गई, ताकि यहां पर व्हीट और कॉटन को ग्रो किया जा सके एक्सपोर्ट करने के उद्देश्य से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन क्या है कि टिल 1870s मीट वाज एन एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रीच ऑफ द यूरोपियन पुअर। गिव रीजंस। क्या रीजन था भैया कि 1870s तक जो यूरोपियंस थे वो मीट को कंज्यूम क्यों नहीं कर पाते थे, रीजन समझो आप। क्या था कि पहले, स्टोरी याद है ना, नहीं है तो मैं बताता हूं। क्या था कि जैसे यूरोप के अंदर स्पेशली हम बात करें, ब्रिटेन के अंदर स्पेशली बात करते हैं, है ना, ब्रिटेन के अंदर अगर हम बात करें, स्पेशली मैं ब्रिटेन का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि ब्रिटेन में क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर लैंड बिल्कुल डिक्लाइन हो गई थी। एग्रीकल्चर लैंड डिक्लाइन हो गया तो जो एनिमल्स थे वो भी डिक्लाइन हो गए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एनिमल्स और एग्रीकल्चर दोनों साथ साथ इनका प्रोडक्शन चलता है। एग्रीकल्चर ही नहीं बचा तो एनिमल्स की रिक्वायरमेंट नहीं बची, तो यहां पर जो मीट की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाता था। अब दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट करेंगे तो यहां से पहले लाइव एनिमल्स लाए जाते थे। अब लाइव एनिमल्स अगर आएंगे तो दिक्कत क्या है कि ये रास्ते में कुछ बीमार हो गए, कुछ मर गए, कुछ का वेट लूज हो गया, तो कई तरह की समस्याएं थी, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करते थे। और इसलिए यहां पर जो मीट आता था उसके बाद यहां स्लॉट होंगे, ये स्लॉटर इनको यहां पर किया जाएगा ब्रिटेन में लाने के बाद। अब ये पूरे यूरोप की स्थिति थी। अब पूरे यूरोप में जब लाएंगे, स्लॉटर करेंगे, तो यहां से जो मीट मिलता था ना उसको लाने का खर्चा ज्यादा और प्रोडक्शन कम, इस वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। ठीक है ना, तो वही लिखा है कि बिफोर 1870s एनिमल्स वर शिप्ड लाइव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप एंड देन स्लॉटर्ड। अमेरिका से यूरोप लाए जाते थे जिंदा और उसके बाद उनको वहां स्लॉटर किया जाता था कि लाइव एनिमल्स टुक अप अ लॉट ऑफ शिप स्पेस, बहुत जगह घेरते थे। मैनी ऑल्सो डाइड इन वोयाग, फेल इल, लॉस्ट वेट और बिकम अनफिट टू ईट, खाने लायक नहीं बचेंगे। तो महंगे होंगे तो उनके लिए वो एक लग्जरियस आइटम ही माना जाएगा। महंगे चीजें तो लग्जरियस ही की कैटेगरी में आती है। क्लियर, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, नेम द टेक्नोलॉजी विच एनेबल्ड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल फूड ओवर रेफ्रिजरेटेड शिप्स। जहां पर वो सबसे हमने पढ़ा किसके लिए था, मीट के लिए, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो पेरिशेबल है, जल्दी खराब हो जाती है, उसको दूसरे बहुत लंबी दूरी से अगर हमारे यहां तक लाना है तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर शिप एक बहुत अच्छा इन्वेंशन उसकी तरह देखा गया और इससे काफी चीजें इजी
हो गई। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि नेम एनी 4 कॉलोनियल पावर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। ब्रिटेन एक कॉलोनियल पावर था, अमेरिका ने स्पेन की जितनी भी कॉलोनीज थी उनको अमेरिका ने अपनी कॉलोनी बना लिया था, फ्रांस कॉलोनियल पावर था और जर्मनी भी कॉलोनियल पावर था। आपसे 4 कॉलोनियल पावर्स का नाम पूछा है। अगर आप यहीं पर आपसे 4 कॉलोनीज का नाम पूछ ले तो जितने भी कैरेबियन कंट्रीज हैं, इंडिया एक कॉलोनी थी, चाइना कॉलोनी थी, तो ये कुछ क्या है, कॉलोनीज है ना, ध्यान रखना पूछा क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why most of the borders of African countries are run straight? क्या रीजन है भैया कि अफ्रीकन कंट्रीज की ज्यादातर बॉर्डर स्ट्रेट बिल्कुल होती है। पढ़ा था हमने, याद होगा। तो एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर क्या करते हैं, जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी, कॉलोनियल पावर्स, इन्होंने ना उस यूरोप का जो पूरे कॉन्टिनेंट का जो मैप है ना वो ड्रॉ किया हुआ था स्केल से, और यही रीजन था कि आज भी हमको अफ्रीकन कंट्रीज की जो बॉर्डर है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट एक सीधी लाइन की तरह देखी जाती है। मोस्ट ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज आर स्ट्रेट बिकॉज अफ्रीका वॉज डिवाइडेड ऑन पेपर इन कॉन्फ्रेंस हॉल इन यूरोप। यूरोप में कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर वहां पर पेपर के अंदर क्या किया गया था, इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। मैंने बड़ा इजी आंसर आपको यहां पर अवेलेबल है ना, ज्यादा डेट्स के चक्कर में फंसे नहीं, हम रीजंस के चक्कर में फंसे हैं। नेम द डिजीज विच हैड टेरिफाइंग इंपैक्ट ऑन पीपल्स लाइवलीहुड एंड लोकल इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका ड्यूरिंग 1890s। एक ही तो बीमारी के बारे में पढ़ा है हमने अफ्रीका के अंदर, कौन सी, कैटल प्लेग और रैंडपेस्ट। कैटल प्लेग और रैंडपेस्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है आपका, बिफोर द अराइवल ऑफ आउटसाइडर्स मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन्स हैड अ लिटिल रीजन टू वर्क फॉर अ वेज। क्यों भैया, क्यों नहीं काम करते थे, क्योंकि मतलब यूरोपियंस के आने से पहले, आउटसाइडर्स मतलब यहां पर यूरोपियंस हैं, के आने से पहले अफ्रीकन लोग जो है ना वो पसंद ही नहीं करते थे किसी और के लिए काम करना, मजदूरी के लिए काम करना उनको पसंद ही नहीं था। अब क्वेश्चन ये क्यों नहीं पसंद था, बड़ा सिंपल सा रीजन है इसके पीछे। क्यों पसंद नहीं था, उनको पसंद इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी लैंड थी, जरूरतें कम थी, तो वो अपनी एनिमल्स खूब थे, तो अपनी जमीन पर उगाना खाना जो भी काम करना खुद कर लिया करते थे, किसी और के लिए काम करना उनको पसंद नहीं था। बिफोर द अराइवल ऑफ आउटसाइडर्स अफ्रीका हैड एब्यूडेंट लैंड एंड रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। लैंड खूब है, पॉपुलेशन कम थी। एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स रियरिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। वहां के लोगों का मेन काम था खेती करना और एनिमल्स को रियर करना। मोस्ट ऑफ द विलेजेस एंड फैमिलीज वर सेल्फ सफिशिएंट। ज्यादातर फैमिलीज क्या थी, सेल्फ सफिशिएंट है, अपना काम खुद करती थी। इन अफ्रीका देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स दैट वेजेस कुड बाय। जरूरतें ज्यादा थी नहीं, ज्यादा खरीदने के लिए कुछ था नहीं, तो उनको मजदूरी के लिए काम करने की आवश्यकता कभी महसूस ही नहीं हुई। क्लियर है यहां तक? बेटा रिप्लाई करते रहो, आपको बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे रिप्लाई करते रहे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिख लिख के याद करते रहे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर यूरोपियंस अट्रैक्टेड टू अफ्रीका इन डाई लेट 19th सेंचुरी? गिव वन रीजन। क्यों गए थे? क्योंकि अफ्रीका के पास रिसोर्सेज बहुत थे, वो जो वास्ट एब्यूडेंट लैंड थी ना उसमें रिसोर्सेज और मिनरल्स खूब थे, और उन्हीं रिसोर्सेज और मिनरल्स की तरफ क्या हुए थे, यूरोपियंस अट्रैक्ट हुए थे। सो ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स। सिंपल सा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, क्या दिया हुआ है आपको, ध्यान दीजिए। हाउ रैंडपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 1880s? कैसे पहुंचा रैंडपेस्ट अफ्रीका, कैसे पहुंचा? याद करो, लड़ाई चल रही थी, ब्रिटिश एशिया से क्या गए थे, एनिमल्स पहुंचे थे वहां पर, है ना, किसके लिए? ब्रिटिश जो आर्मी के लोग थे उनको फीड कराने के लिए। इट वॉज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग अर्टीरिया इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में अर्टीरिया के ऊपर अटैक कर, इटली के लोग अटैक करने आए थे, उनको खाने की व्यवस्था करने के लिए ब्रिटिश एशिया जो कि बिल्कुल नीचे हमारा वाला एरिया आ जाता है, वहां से कुछ कैटल्स गए, वो कैटल्स इन्फेक्टेड थे, और उसी वजह से पूरे के पूरे कहां पर, अफ्रीका में रैंडपेस्ट नाम की बीमारी फैल गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्या है कि हु वॉज इंडेंटेड लेबर? इंडेंटेड लेबर कौन होते हैं? जिनको एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित पेमेंट पर काम करने के लिए ले जाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और उस निश्चित समय से पहले वो वापस अपने यहां पर नहीं आ सकते हैं। ए बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ
टाइम, जिसको एक निश्चित समय के लिए काम करना होगा, टू पे ऑफ हिज पैसेज टू अ कंट्री और होम, और न्यू कंट्री या नई जगह पर ले जाकर उससे काम करवाया जाएगा और उसके बदले उसको एक उसी निश्चित समय का एक निश्चित अमाउंट भी बता देता है कि इतने समय में आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेम एनी 4 रीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम वेयर इंडेटेंट वर्कर्स केम। कहां से आते थे मेनली इंडिया में? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और सेंट्रल इंडिया से। कहां से? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार और सेंट्रल इंडिया से ज्यादातर लोग जाते थे कहां पर? यहां पर काम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंटेड माइग्रेंट्स। कहां ले जाते थे इंडिया से लोगों को? कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस और फीजी। कहां ले जाते थे? कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस और फीजी, है ना। ये मेन जगह थी जहां पर इंडियंस को एज एन इंडेंटेड लेबर ले जाया जाता था। चलो कमेंट बॉक्स में एक रिप्लाई और करना। फीजी से आए हुए एक व्यक्ति एज एन इंडेंटेड लेबर काम किया था, लेकिन जिन्होंने जब इंडिया के अंदर मूवमेंट शुरू हुआ था, कौन सा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें सहयोग किया था महात्मा गांधी का। नाम बताना उनका कौन है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चरल फ्यूजन? गिव 2 एग्जांपल। कल्चरल फ्यूजन मतलब कि जब एक कल्चर और 2 कल्चर मिलकर एक नया कल्चर डेवलप कर दें, मतलब जो नया कल्चर बनेगा वो ना तो एग्जैक्टली कल्चर ए की तरह रहेगा, ना एग्जैक्टली कल्चर बी की तरह रहेगा, बस वो दोनों मिलकर एक बिल्कुल कुछ मिक्सअप करके एक नया कल्चर बना देंगे। दैट इज कल्चर फ्यूजन। ठीक है। कल्चर फ्यूजन इज अ प्रोसेस अंडर विच 2 or more than 2 culture intermingled and produce a new culture। 2 या 2 से कल्चर मिलते हैं और एक नया कल्चर बना देते हैं। होसे, चटनी म्यूजिक, ये सब क्या है? इसी के 2 एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ वर द इंडेंटेड वर्कर एक्सप्लॉइटेड बाय द रिक्रूटिंग एजेंट्स। कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था रिक्रूटिंग एजेंट्स के थ्रू इंडेंटेड लेबर को? झूठ बोलकर, उनको फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, जहां जा रहे हैं उसकी, मोड ऑफ ट्रेवल की, नेचर ऑफ वर्क की, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस की, इन सब के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी जाती थी। और समटाइम्स एजेंट्स इवन फोर्सिबली एब्यूटेड लेस विलिंग वेजेस, और कई बार तो उनको पेमेंट भी जो इतना बताया उससे भी कम दिया जाता था और उनको मजबूर किया जाता था कि उनको ये काम करना पड़ेगा इतने कम पेमेंट पे ही। तो दैट वाज द सम वेज बाय विच इंडेंटेड वर्कर्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द रिक्रूटिंग एजेंट्स। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा आज के लिए, बाकी के इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। व्हाट वाज द होसे और व्हाट वाज इट्स इंपॉर्टेंस। होसे क्या है? होसे एक कार्निवल फेस्टिवल है जो कि जैसे हमारे इंडिया में मुहर्रम बनाया जाता है, मुहर्रम को सेलिब्रेट किया जाता है, मुहर्रम को जैसे भी रिचुअल्स की तरह जो ट्रीट किया जाता है, ठीक उसी तरह से होसे होता है। लेकिन मुहर्रम हमारे यहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होता है, लेकिन वहां पर उस होसे के अंदर सभी लोग क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। मुहर्रम एक उसको एक सैड इवेंट की तरह देखते हैं, लेकिन होसे इज ए हैप्पी फेस्टिवल है, मतलब वहां पर लोग खुशियां मनाते हैं। ठीक है। इन त्रिनिदाद द एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन वाज ट्रांसफर्ड इनटू अ रिचुअस कार्निवल कॉल्ड होसे। इट वाज वन ऑफ द वे टू प्रिजर्व द कल्चर बाय इंडेंटेड लेबरर्स। क्लियर? तो आज में से भी 30 क्वेश्चन से आपको कराऊंगा। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आज की डेट में आप 30 क्वेश्चंस को लर्न कर लेंगे। ये इन 30 में से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। और हाँ, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू क्लास।